एलईडी की तरह। तो तीनों फोर्सेस का सम 0 आ जाता है। एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारा आंसर आता है सी, हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वैसे क्या ही क्वेश्चन है यार, इसमें क्या ही आप कर लो, और तो कोई ऑप्शन तो होने नहीं वाला है यहाँ पर, क्या रैंडम ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स एफ acting on a particle of mass m is indicated by force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds, 0 से 8 सेकेंड तक हमें बताना है। अच्छा, तो हमारे पास फोर्स की दो तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो, हमें पता है कि इंटीग्रल एफ डॉट डी एस वो होता है वर्क, ठीक है, और हमारे पास होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, वो क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। कितनी देर तक फोर्स लगा, एफ डेल्टा टी, वो बेसिकली हमारी इम्पल्स होती है। तो अगर हम ये एफ डी टी करेंगे यहाँ पर तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये सारे एरिया पता कर लो। अच्छा, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। तो ये वाला एरिया ऐड हो जाएंगे, ये वाला एरिया सबट्रैक्ट होगा। तो कौन सा एरिया, सबसे पहले हम इसको मार्क कर देते हैं। इसको बोल देता हूँ एरिया नंबर 1, इसको बोलूँगा एरिया नंबर 2, इसको बोल देता हूँ एरिया नंबर 3। तो हमें करना 1 - 2 + 3 इज गोइंग टू बी चेंज इन मोमेंटम। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, वो एरिया नंबर 1 है, हाफ, ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 6 माइनस 6 प्लस 12 यानी कि 12 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड कहाँ से आया, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इधर सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड न्यूटन आ जाती है। आंसर आ जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped from height h, ठीक है, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, यानी कि 2h से गिराएंगे हम उसको, the momentum when it hits the ground will change by। तो देखो, हमारे पास जब भी किसी हाइट h से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh। कहाँ से आएगी, देखो हमारे पास मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक हाइट h से गिरा है तो हम क्या लिख देंगे, ½ mv² इज इक्वल टू mgh। जो भी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से देखो m से m कट जाएगा, हमारे पास v² की वैल्यू आ जाती है 2gh, यानी v इज इक्वल टू √2gh आ जाता है। ओके, हमें क्या पता करना है, चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो पहले था v1 की वैल्यू थी √2gh, v2 की वैल्यू कितनी है, √2g। अब हाइट दोगुनी हो गई है, ठीक है, 100% इंक्रीज हो गया है, तो 100 से 200 हो गया है, ऐसे मान सकता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू √2 टाइम्स v1, v2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स v1, या फिर 1.414 टाइम्स v1, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 0.41 + 1 इंटू v1। तो ये तो पहले से ही थी, v1 के बराबर तो पहले थी, एक्स्ट्रा कितना ऐड हो गया, 0.41। अच्छा, इसमें आप दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो mv2 इज इक्वल टू mv1 1 + 0.41, यानी कि हम बोल सकते हैं 41% हमारा एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है। आंसर आता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स f वेक्टर है हमारे पास, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड²। द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी। तो हमारे पास कुछ फोर्स वेक्टर है। अब कोई बॉडी होगी यहाँ पर इस तरीके से, उसके ऊपर फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, कुछ एफ नेट है, फोर्स वेक्टर है, उसके कारण उसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें दिया है, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करो। फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो जाएगा √x² + y² + z², तीनों जो कॉम्पोनेंट है fx, xy, fz, उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 6² + -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 6² + 8² दोनों मिलकर के हो जाते हैं 10²। हमें ये चीज़ पता है, 100 हो जाएगा, और यहाँ 10² है तो ये 200 हमारा आंसर आने वाला है। इसको आप सॉल्व करो तो ये 10√2 इसका आंसर आ जाता है। ओके, ये फोर्स की वैल्यू है। हमें पता है दूसरी चीज़ F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू हमने रख दी 10√2, मास हमें पता करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 10√2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। फ़ोन साइलेंट करना भूल गया, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एक वॉल बना देते हैं, उसके ऊपर एक v वेलोसिटी से आई है, वापस v वेलोसिटी से बाउंस बैक हो गई है। हमें कुछ एंगल दिया है क्या, नॉर्मली, हाँ नॉर्मली गई है, तो 90 डिग्री के एंगल पे गई है।
द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज, तो इम्पल्स होती क्या है, इम्पल्स हो जाती है हमारी डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, है ना। इस बॉल से कुछ दीवार ने कुछ फोर्स लगाया होगा, एफ जो भी लगाया होगा किसी टाइम के लिए लगाया होगा, वो वैसे तो टाइम वेरिंग फोर्स होता है। अगर ये फोर्स है, ये टाइम है, तो हमें नहीं पता वो किस तरीके से लगता है, झटके से एकदम से लगता है, बहुत ही कम टाइम के लिए। लेकिन अगर आप इसका एरिया निकालोगे, तो अगर आप इंटीग्रल एफ डी टी करते हो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आ जाती है चेंज इन डेल्टा पी, और यही होता है हमारा इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम पता करना है। डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू वी जो फाइनल है, माइनस इनिशियल माइनस वी होगी, ठीक है। एक अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा फटाक से 2mv। आंसर मार्क कर देंगे हम सी। आगे चलेंगे और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0.5 kilogram ball moving with speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree, ठीक है। इस तरीके से किया, it is reflected with the same speed and at the same angle, हाँ ठीक है। if the ball is in contact with the wall for 0.25 second, the average force acting on the wall is, देखो तो यहाँ से इस पर कुछ इस तरीके का ही फोर्स लग सकता है। दीवार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फोर्स तो लगा नहीं सकती, क्योंकि चिकनी दीवार है, उस पर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो इधर उधर लग सकता है फोर्स। अब इसके कारण इस बॉल के मोमेंटम में कुछ चेंज आया होगा, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा, देखो बॉल का नीचे की तरफ वाली वेलोसिटी तो अभी भी उतनी है, लेकिन इस डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो बदल गया है। तो जो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, जो भी फोर्स लगा था जिसकी वैल्यू हमें पता करनी, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, फिर ये हो गया, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2mv हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू 2mvx, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ जाती है, फोर्स हमें पता करना है, डेल्टा टी की वैल्यू है कितनी, 0.25 सेकेंड, यानी इसको मैं 1/4 सेकेंड लिख दूंगा। इज इक्वल टू 2 इंटू मास की वैल्यू है 1/2, और vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, ये 12 मीटर इस तरफ था, 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाता है 12 cos 60 डिग्री, यानी कि 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमारे फोर्स की वैल्यू आ जाती है 24 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में, देखो a 3 kilogram ball strikes heavily rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree. Okay, it gets reflected with the same speed, हाँ ठीक है। if the ball is in contact for 0.2 second, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, f डॉट डेल्टा टी जो कि हमारी इम्पल्स हो जाएगी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट। फोर्स की वैल्यू हमें पता करनी है, डेल्टा टी की वैल्यू इस बार 1/20 सेकेंड, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 2 इंटू मास की वैल्यू है 3 किलोग्राम। vx की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 10 इस तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है 10 cos 30 डिग्री, यानी कि 10√3/2, इसको हम लिखते हैं 10√3/2। 2 से 2 कट गया और हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 3 इंटू 10, यानी कि 150√3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cricketer catches a ball of mass 120 gram moving with a velocity of 20 meter per second, then he experiences a force, और वो लगभग 0.1 सेकेंड के लिए लगता है। तो इस बार क्या होगा, हमारे पास देखो ये बॉल थी कुछ और उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो इधर उधर किधर भी जा रही होगी और फिर उसको कैच कर लिया, तो उसकी फिर फाइनली वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर 0, और इसमें हमारे पास कुछ फोर्स लगा होगा कुछ टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। फाइनल मोमेंटम कितना है 0, और इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास यानी कि 0.15 किलोग्राम इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी आएगा ना यहाँ पे 20। तो यहाँ से हमें पता चलता है फोर्स डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 30 न्यूटन। माइनस लगाओ प्लस लगाओ किधर भी लगाया, आंसर तो हमारा आ जाता है बी, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई बी। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, तो पहले बुलेट बनाते हैं, नहीं गन बनाते हैं, कुछ नहीं बनाएंगे। द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू कुछ टाइम का फंक्शन है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एफ इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द बुलेट। तो बुलेट के ऊपर देखो टाइम वेरिंग कुछ फोर्स लग रहा है, और हम जानते हैं टी इज इक्वल टू 0 पे हम यहाँ देखें टी की वैल्यू 0 रख दो, तो फोर्स की वैल्यू है 600 न्यूटन। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक टाइम पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी दिया हुआ है कि फोर्स की वैल्यू 0 कब होती है, जैसे ही वो बैरल से निकलती है, मतलब जो बंदूक का बैरल होता है ना, ये ऐसी बंदूक होती है और ये बैरल कहलाता है, इससे बाहर निकलती फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि इम्पल्स कितनी लगी, तो हमें पता करना है एफ
डॉट डी टी की इम्पल्स टी इज इक्वल टू 0 से कब तक लिमिट क्या रखेंगे, कहाँ तक, जिस वक्त हमारी बुलेट बैरल से निकल गई है, जिस वक्त हमारा फोर्स 0 हो गया है। तो लिमिट पता करने के लिए व्हेन फोर्स विल बी 0, तो वो पता करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इस टाइम पर हमारे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हम मान लेंगे कि बुलेट बैरल से निकल गई है और यही टाइम हमें यहाँ पे रख देना है। ये लिमिट्स हो जाएंगी हमारी, और ये हमारी इम्पल्स की वैल्यू थी, है ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, फोर्स की वैल्यू रखी है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी डी टी, लिमिट जाएगी 0 से लेकर 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड तक। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 600 का इंटीग्रल क्या हो जाता है, 600 टी हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 600 और टी में लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेकर 3 इंटू 10⁻³ तक, माइनस 2 इंटू 10⁵ है। टी का इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाता है वो t²/2, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर 3 इंटू 10⁻³ तक। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 600 इंटू 3 इंटू 10⁻³ जिसकी वैल्यू हो जाती है 1.8 आ जाएगी, सॉरी, माइनस 2 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में t² है तो यानी कि 10⁻⁻6 हो जाएगा, 339 हो जाएगा, तो यह आ जाता है 0.9, तो माइनस 0.9। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाता है सिर्फ 0.9 न्यूटन सेकेंड। हमारा आंसर आ जाएगा डी, हमारा आंसर है 0.9। ऑलराइट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशंस लंबी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A 10 Newton force is applied on a body produces an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is ऐसे सवाल क्यों देते हो भाई नीट वालों। F is equal to mass times acceleration. 10 Newton is equal to mass times 1. M is equal to 10. थोड़ा कैलकुलेशन तो करवा लेते, एक आध डिवाइड तो करवा लेते, कुछ मास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दे देते कम से कम। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यार ये ना, हाँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं क्या ही समझाऊँ, पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास पूछा कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ या ऑल ऑफ द अबव। हाँ, फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसका मतलब समझो। फिजिकल इंडिपेंडेंस का होता है इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमें पता था, लेकिन किसने बताया ये हमें, तो इनमें से क्या कोई लॉ है? पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ है ना। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इनर्शिया, कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सेकेंड फोर्स क्या है, जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा। और थर्ड होता है हमारा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव और ये थर्ड लॉ, ये तो हमारे ऑप्शन में रहेंगे। अब बचता है सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ भी बोलता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होता। लेकिन फर्स्ट लॉ में आप इसको ध्यान से देखो, हमारे पास अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे आएगा? तो मान लो हमारे पास कोई भी फोर्स लगता है, एक ही फोर्स है, तो हम जानते हैं कि हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, और ये दोनों फोर्स इस तरीके से एक्ट करते हैं, ये इसको इधर एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा, और उन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है ना, तो फिर वो वेक्टर्स फिर से ऐड हो जाएंगे और हमें फिर से नेट इसी तरफ हमारे को एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, फोर्स भले ही एक था, उसके कंपोनेंट आप कितने भी तोड़ लो, सब इस तरीके से एक्ट करेंगे कि सबके कारण अपना अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन होगा, पर क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है वो फिर ऐड होकर के इधर ही आ जाने वाला। तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके के सवाल वैसे पूछने नहीं चाहिए। क्या सवाल है यार, ये 1991 में आया था। आई जस्ट होप कि ऐसे सवाल दोबारा ना आए, कुछ अच्छे सवाल बताओ यार। ये अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a uniform velocity v1, okay, it is given an impulse such that its velocity becomes v2, okay, the impulse is equal to, अब एक तरफ वैसे सवाल थे, एक तरफ ऐसे सवाल है, तो हमारे पास mv1 इनिशियल उसका मोमेंटम रहा होगा, प्लस हमने उसको कुछ इम्पल्स दे दी जिसको हम बोल देते हैं डेल्टा, क्या बोल दूँ यार इम्पल्स को, आई लिख दूँ क्या,
इज इक्वल, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर बन जाती है हमारी mv2, हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाती है mv2 माइनस mv1, या अगर आप m को कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास आ जाता है v2 माइनस v1। अच्छा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आता है हमारा डी। बाकी तो ऑप्शन भी क्यों है यार, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी नहीं होने वाला, ये मॉड वॉड तो नहीं होता है, तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। Sand is being dropped on a conveyor belt at a rate of m kilogram per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be। अच्छा सवाल है। तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है इस तरीके से, यहाँ पर ये दो इस तरीके से ऐसे बेल्ट घूमती है, ये पहिया ऐसे घूमते, ये पहिया ऐसे घूमते, ये इधर घूमते, यहाँ पर ऊपर से हम रेत गिरा रहे हैं इस पर ऐसे, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकेंड और m किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से नीचे गिर रही है। तो अब इसका मास बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मास बढ़ता जाएगा बेल्ट पे, तो बेल्ट धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन हमें इसे बनाए रखना है। तो देखो 1 सेकंड को कंसिडर करो, 1 सेकंड में अगर इसके ऊपर कुछ मास m गिरता है और हमको अगर इस पर सेम इसकी वेलोसिटी मेंटेन रखनी है, तो इस मास की भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो जानी चाहिए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा मास कितना ऐड हो गया m, हमारे पास वेलोसिटी उसकी नहीं चाहिए v, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में mv इम्पल्स होनी चाहिए। इम्पल्स क्या होता है f इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड को हमने कंसीडर किया था, तो फोर्स की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है mv, हमारा आंसर हो जाता है mv न्यूटन, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी आप लिख सकते हो, जैसे f इंटीग्रल f इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन f डी टी की वैल्यू कितनी हो जाती है dp। थोड़े से टाइम इंटरवल में फोर्स लग रहा है अगर, उसके कारण जो इम्पल्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम होती है dp। यहाँ पर dp को हम लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट रखी है तो dmv हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को हम बाहर निकाल लेंगे, ये बचता है dm। तो फोर्स इज इक्वल टू v dm बाय डी।